हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। और यह क्वेश्चन पूछा गया था 20 अगस्त 2023 को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ईवीएस का। यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपको पास कराएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से आपके परीक्षा की पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होती है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से आपके सिलेबस की जानकारी मिलती है और आने वाले एग्जाम के लिए यह काफ़ी मदद करती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। हम आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया था सबको पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं दिखे तो वीडियो देख लीजिएगा। और आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यह 2023 का क्वेश्चन पेपर है, सीटेट पेपर 1 का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में आपका 15 नंबर का कंटेंट होती है और 15 नंबर का पेडागोजी होती है। कंटेंट से जो प्रश्न पूछा जाता है वह क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की एनसीईआरटी ईवीएस की किताब से पूछा जाता है। ठीक है, तो कंटेंट के लिए आप क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 तीन क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़िए, क्योंकि सारे प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 20 अगस्त 2023 को पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में जो प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो वह चुनेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन और कॉल को। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। तो थीम भोजन यह टेस्ट को पूरा करेगा तो कृषि फार्म को पूरा करेगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, कृषि फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह किस पर आधारित होती है? यह आधारित होती है खोजपूर्ण प्रश्न पर। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इसका राइट आंसर होगा परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? परिवार, परिवार में संबंध होगा, लिंग होगा, भूमिकाएं होगा, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो ऑप्शन आपका यही फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा होगा बताइए? देखिए, तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, 4 कथन है। पहला कथन दिया हुआ ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुनना होना। दूसरा कथन है, कथन बी है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। कथन सी है, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृतियों में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। और चौथा कथन है, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। इन चारों ऑप्शन में से सही विकल्प कौन होगा बताइए? देखिए, इन चारों में से कौन सही होगा? तो इन चारों में से जो सही होगा आपका कौन होगा बताइए?
देखिए, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, यह कथन सही हो जाएगा। सी जो कथन है, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, सी भी कथन सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, डी भी कथन सही है। तो बी, सी और डी एक कथन आपका, तीनों कथन सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 to 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो यह शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इसका कारण आ रहा है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो देखिए, ए और आर दोनों कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करती है, तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ठीक है, यह क्या है आपका सीखने का परिणाम, यानी अधिगम प्रतिफल में यह सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यही सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, यह सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, सीखने का परिणाम का प्रतिफल नहीं होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, क्वेश्चन है आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। हम इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त करेंगे? बताइए कौन सा मानदंड उपयुक्त होगा? तो पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। उसमें क्या है, लिंग, जाति, वर्ग आदि के आधार पर किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन आपका यही फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। इसका कारण आ रहा है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है, यानी ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में क्या है, विषयों के बजाय क्या होती है, थीम होती है। इसका कारण है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है, ऐसा बात नहीं है। तो कथन ये सही है परंतु इसका कारण आर क्या है, गलत है, तो ऑप्शन आपका क्या है, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दोनों कथन यहाँ पर सही है। 72 यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, तो ईवीएस के बजाय थीम है, ये तो सही है।
प्राथमिक स्तर पर विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। इसका कथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। विषयों के बजाय क्या है? थीम है। तो कथन इसका ये सही है। इसका कारण आने विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। देखिए, थीम आधारित ईवीएस सीखना आसान है, सीखना जो है ना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। देखिए, दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है ना ए की जो है ना व्याख्या सही व्याख्या नहीं करती है। तो ऑप्शन आपका क्या है? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ क्वेश्चन है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो आपका उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन जो होता है यह सीखने के लिए आकलन होता है और अध्ययन के रूप में आकलन होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? कथन आपका ए और सी राइट होगा। तो ए और सी कथन किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप प्रभावित शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। इसका कारण आ रहा है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की यादाश्त को बढ़ावा देती है। कौन सा राइट आंसर होगा बताइए? तो देखिए, यहाँ पर ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली होता है शिक्षण शास्त्रीय रणनीति से। तो ये कथन जो है ना ये आपका सही होगा और इसका कारण आ रहा क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की यादाश्त को बढ़ावा देती है। ये कारण इसका आर क्या है? गलत होगा। तो ए सही है और परंतु इसका कारण आर क्या है? गलत है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम से स्थितियां है। देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति कौन सा होगा बताइए? गुजरात के सापेक्ष आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश किस स्थिति में होगी? देखिए, गुजरात के सापेक्ष जो है ना उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की जो स्थिति होगी यह होगा आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? देखिए, क्रिकेट खेलने में जो है ना मांसपेशीय ऊर्जा का उपयोग होती है। तो ऑप्शन आपका जो है ना थर्ड राइट आंसर होगा, मांसपेशियों की ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। देखिए, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होती है? तो ऊष्मा एवं प्रकाश होती है। ठीक है, ईंधन चलता है तो क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा एवं प्रकाश। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा एवं प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? यानी असम में खाए जाने वाले चावलों में एक समान किस्म का चावल है जो पकने के बाद क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। वो कौन सा चावल है बताइए? चावल का नाम क्या है? तो बोरा चावल है। चावल का नाम क्या है? बोरा चावल। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, बोरा चावल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। देखिए, मधुमक्खी पालन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधि जो होती है यह होता है आपका कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर होती है। कौन सा होती है? अक्टूबर से दिसंबर। या अक्टूबर से दिसंबर जो है वह मधुमक्खी पालन करने का सबसे क्या होता है? यह उपयुक्त महीना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। एक तरफ स्तंभ ए है, दूसरा तरफ स्तंभ बी है। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। देखिए, जीरा जो होती है
तो जीरा जो है ये आपका कील की तरह दिखता है। ठीक है, जीरा कैसा होता है? कील की तरह। देखिए ना, जीरा का नुकीला होता है ना, कील की तरह दिखता है। तो जीरा कैसा होता है? कील की तरह दिखता है। तो एक हो जाएगा। केसर, देखिए केसर जो है ये आपका पीले रंग का होता है। केसर कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तो बी का हो जाएगा 3। मिर्च, देखिए मिर्च मिर्च कैसा होता है? मिर्च जो है ना दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुआ है। मिर्च जो है हमारे हमारे भारत में कहाँ से आया है? कौन सा देश से आया है? तो दक्षिण अमेरिका से आया है मिर्च। ठीक है, तो मिर्च की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? दक्षिणी अमेरिका से। तो आप मिर्च का यानी सी का जो है 2 हो जाएगा। लौंग, देखिए लौंग जो है ना ये छोटा परंतु खुशबूदार होता है। ठीक है, लौंग जो है ना छोटा होता है परंतु क्या होता है? खुशबूदार होता है। ज्यादा उसमें क्या होता है? गंध होती है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 4। तो इस तरह से एक और स्तंभ से हम मिलान कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है यह है आपका कौन? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन है? ये आपका है कौन? कर्नाटक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुडुख भाषा में तुरंग का मतलब जंगल है। कुडुख भाषा में तुरंग का मतलब क्या होता है? जंगल। कथन बी है, झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। कथन सी है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। कथन डी है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इनमें से सही कथन कौन सा होगा? बताइए सही कथन कौन सा होगा इनमें से? तो सही कथन कौन होगा बताइए? देखिए कुडुख भाषा में तुरंग का मतलब जंगल होता है, इस बात को याद रखेगा। कुडुख भाषा कहाँ का है? झारखंड का भाषा है। और कुडुख भाषा में तुरंग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, यह भी कथन क्या है? सही है। तो आप कथन डी भी सही हो जाएगा। तो ए और डी जो है आपका सही कथन है। तो ए और डी जो कथन है आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, क्वेश्चन है 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? बताइए क्या द्रव्यमान होगा? देखिए द्रव्यमान जो होता है ना, तो 24 में 6 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 144 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। 24 में 6 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 144 ग्राम आयतन हो जाएगा। इसका द्रव्यमान कितना होगा? 144 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से कथन गलत को चिन्हित कीजिए। सांप के बारे में कौन सा कथन गलत है उसको आपको चिन्हित करना है। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निकल जाते हैं। देखिए सांप जो है ना वे अपने भोजन यानी शिकार को पूरा निकल जाते हैं, ये तो कथन सही है, लेकिन आपको ऐसा कथन को चुनना है जो गलत है सांपों के बारे में। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, यह भी कथन सही है। सांप जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं, यह भी कथन सही है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, नहीं, वे अपने शिकार को सीधा निकल जाते हैं। सांप जो है ना शिकार को क्या है? सीधा निकल जाते हैं। तो यही कथन क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या है? निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है चबाकर खाते हैं, तो यही कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर यही हो जाएगा, कथन गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। देखिए कांसा यानी ब्रॉन्ज जो है यह मिश्र धातु है, ये किसका किन किन चीजों का मिश्र धातु है बताइए? यह टीन और किसका है? यह टीन और कॉपर का मिश्र धातु है कांसा। ठीक है, टीन और कॉपर का मिश्र धातु है कांसा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, टीन और कॉपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन का चुनिए। देखिए निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनना है आपको।
3 महीने का हाथी के वजन का बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम हो जाता है। यह कथन क्या है? गलत हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम नहीं होती है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों झाड़ियाँ को खा सकता है। देखिए वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों झाड़ियाँ खाता है, खा सकता नहीं, ये खाता है। तो ये भी कथन क्या गलत। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हुए दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाँ, ये भी कथन क्या है? ये कथन सही होगा हाथी के बारे में। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करता है, ये दिन में कितना है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। हाँ, हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। ठीक है, तो कथन डी भी सही है। तो कथन सी और डी सही है हाथी के बारे में। तो कथन सी और डी किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया हुआ है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस को खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। नहीं, जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे पर जो घर बने होते हैं बांस के खंभे पर, ये घर बने होते हैं कहाँ पर? असम में। लेकिन यहाँ क्या दिया? मनाली दिया है। तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असम में जो घर बने होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे मजबूत बांस के खंभे में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? ये घर कहाँ बना होता है? इस प्रकार का घर कहाँ बना होता है? इस प्रकार का घर बना होता है आपका असम राज्य में। असम राज्य में जो घर बना होता है वो जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो बारिश के खतरे से बचने के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे पर घर को बनाता है। और घर में जो अंदर जो होता है बना हुआ, वह सारा सामग्री और लकड़ी का ही बना होता है। ठीक है, तो घर के अंदर जिस लकड़ी का ही उपयोग होता है। तो यह घर कहाँ का किस राज्य बना होता है? यह घर बना होता है आपका असम राज्य में। ठीक है, लेकिन यहाँ असम का जगह मनाली, तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन भी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हाँ सही बात है, मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। तो कथन किसका कथन भी क्या सही है? तो एक कथन गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। एक गलत है परंतु बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये दिया हुआ है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण इसका आहार है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। अब बताइए इनमें से इन दोनों कथनों में से कौन सही कथन है गैस के बारे में? देखिए यहाँ पर दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। दाब लगाने से गैस को क्या है? आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो कथन एक सही होगा। इसका कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो कारण इसका आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है कथन भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। दूसरा कथन है भोजन को शक्ति और सहारा देना। तीसरा कथन पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। और तने के मुख्य कार्य है। देखिए तने का जो मुख्य कार्य है, तो तने का मुख्य कार्य जो है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। उसके साथ साथ क्या है कार्य? पौधे के भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। यह काम किसका है? तने का है? नहीं। एक क्या है? पहला कथन गलत। दूसरा है पौधों को शक्ति और सहारा देना। हाँ, तने का जो कार्य है पौधों को शक्ति और सहारा देना। बी कथन सही हो जाएगा। सी जो है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण करना। सी कथन सही होगा। ठीक है, ये किसका काम है? तने का है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का हस्तांतरण करना किसका काम है? तने का है। तो ये भी सी कथन क्या है? सही होगा। तो आपका जो कथन होगा बी और सी सही है। केवल बी और सी क्या है? सही कथन होगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, केवल बी और सी। तो इस तरह से आपका 20 अगस्त 2023 को पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था
सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये आपका पेपर 1 का क्वेश्चन था, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का। पेपर 1 में 30 नंबर का 30% पूछा था ईवीएस में। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होती है, जिसमें कंटेंट का आपका 15 नंबर का होती है और पेडागोजी से आपका 15 नंबर का होती है। कंटेंट के लिए आपका क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की क्वेश्चन आपका किताब को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी ईवीएस का, उसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके लगातार क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।